advanced biology and medicine videos by Sphere Institute. If you like my work, please keep sharing, keep posting and also subscribe to my channel. Thank you so much. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि 5th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास +1 बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है, उसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर अप की थी, ज़रा वो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चेकआउट किया था ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में हमने देखा था कि ये एक सोल फिजिकल फिनोमेना था जिसके अंदर जस्ट गैसेस इन एंड आउट हो रही हैं, गैसेस का नाम नहीं बताया जाता है, मसल्स की हेल्प से ये प्रोसेस चलाया जाता है और ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस था। नेक्स्ट था रेस्पिरेशन जो कि एक 4 स्टेप प्रोसेस था जिसमें ऑक्सीजन इन की जाती है, फूड ऑक्सीडाइज किया जाता है, CO2 एनर्जी बनाए जाते हैं और जो CO2 है उसे एक्सहेल आउट कर दिया जाता है, दैट इज रेस्पिरेशन। ये एक स्टेप वाइज ब्रेक डाउन था जिसके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं एंजाइम की प्रेजेंस में और ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू देखा था। हमने देखा था कि एक सेल के अंदर कैसे ग्लूकोज इनिशियली ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्रेब्स साइकिल और शटल पाथवे चलते हैं जिससे एनर्जी बनता है। वो सारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू की फॉर्म में चेकआउट कर लिया था। लास्ट हमारा जो पिछले वीडियो लेक्चर का टॉपिक था दैट वाज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर अलग अलग एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि ह्यूमन में लंग्स होते हैं वैसे ही फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं वगैरह वगैरह। हमने बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था। आज जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास आज का पहला टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इसकी शॉर्ट ब्रीफिंग आपको क्लास 10th के अंदर भी दी जाती है। यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन चेकआउट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑक्सीजन है या नहीं है इस बिहाफ पे रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आती है। द वर्ड इज सफिशिएंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटी क्लासेस में आपको ये बता दिया जाता है व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दैट इज एरोबिक, व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट दैट इज एनारोबिक, लेकिन प्रेजेंट एब्सेंट नहीं होता है। इसे और ज़्यादा प्रिसीजन के अंदर अगर चेकआउट किया जाए तो सफिशिएंट वर्ड यूज़ किया जाता है जब जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन है और उसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करना दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, इसी वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब आपके पास ग्लाइकोलिसिस भी चलेगा, क्रेब भी चलेगा और शटल पाथवे भी चलेगा, तीनों चलेंगे और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब और शटल क्या है, पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए, मैंने आपको इसकी ब्रीफिंग दी थी। अब रिएक्शन क्या बनती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कंबाइन करते हैं और 6 CO2, 6 वाटर और एनर्जी बनते हैं। ये जो एनर्जी बनती है ये 2 फॉर्म में बनती है। एक तो होता है हीट जो रेगुलरली डिसिपेट हो जाती है एनवायरनमेंट में, जैसे ही बनेगा रेडली ये एनवायरनमेंट के अंदर लूज आउट हो जाएगी क्योंकि इसे कंटेन नहीं किया जा सकता। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो ओपन क्लोज टाइप सिस्टम है, इंसुलेटेड सिस्टम नहीं है। ATP ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए रेस्पिरेशन इतना ज़रूरी होता है। ये ऐसे नहीं है कि सपोज आपने सुबह के टाइम में स्कूल जाना है, घर में एक पराठा खाया और आप स्कूल तक पहुंच गए, इंस्टेंट एनर्जी जितनी पराठे ने बनानी थी बना दी, उसके बाद में स्कूल तक पहुंचते पहुंचते आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। फिर से एक पराठा खाया, आप क्लास तक पहुंच गए, फिर एक लेक्चर लगाना उसके लिए फिर से एक पराठा खाया। वो इंस्टेंट एनर्जी का केस नहीं है आपके अंदर। इंस्टेंट एनर्जी तो बड़ी जल्दी लूज हो जाती है। ATP का फ़ायदा क्या होता है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। यानी आप सुबह एक बार खाना खाइए, उसके बाद दोपहर तक आपका पेट्रोल चलता रहेगा, यानी आपका खाना पीना आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। जब आपको लो फील होता है दोपहर के बाद में तब आप और ज़्यादा डाइट लेते हैं और उसके ऑक्सीडाइज होने से नेक्स्ट फ्रेश रॉ मटेरियल आने की वजह से आप में जो एनर्जी का क्वोशेंट लो हो चुका होता है वो फिर से रिप्लेनिश हो जाता है। खाना आपने सुबह खाया, काम आप 12 बजे कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं, दोपहर को 2 बजे 3 बजे तक कर रहे हैं, कारण आपकी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी काम करने के लिए यूज़ की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको हाथ पांव हिलाना है तब आपको कुछ खाना पड़ेगा।
क्योंकि आप इंस्टेंट एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दैट वाज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक के बाद नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेशन का टाइप आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द वर्ड इज इनसफिशिएंट। व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। इनसफिशिएंट में दोनों केस आ जाएंगे। आप कहिए लैक है तो लैक कंसिडर हो जाएगा, यानी कमी। एब्सेंस कहें मतलब देयर इज नो ऑक्सीजन, तो वो भी कंसिडर हो जाएगा। आपके पास या तो ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन एब्सेंट है, इस दौरान फूड का ब्रेकडाउन हो, उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब फूड ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारे पास ब्रेकडाउन हो रहा है। मैं ऑक्सीडाइज वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि ऑक्सीजन में एक तरीके से कमी या एब्सेंट ही मान रहा हूँ। फूड का जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन के लैक और एब्सेंस में हुआ है, इसी वजह से फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसी वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक नई टर्म दी जाती है और टर्म का नाम है फर्मेंटेशन। आपने सुना होगा कि हमारे पास ये जो शराब बनाने की फैक्ट्रियां होती हैं, यहाँ माइक्रोब से शराब बनाई जाती है, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उसे फर्मेंटेशन कहा जाएगा। एक नंबर में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नो डाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों में इन्वॉल्व होंगे। तो हमारे पास कैच क्या होगा अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड में? अल्कोहलिक में फर्स्ट लेटर है ए से आप एब्सेंस याद रखिए। जब ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट हो तब अल्कोहल, ए से ए मैच कर लीजिएगा, अल्कोहल तब बनता है। और जब आपके पास लैक है, लैक से लैक्टिक बन जाएगा। जब आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, तब आपकी बॉडी में, आपके मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, एब्सेंस नहीं होती है। तो उस केस में लैक्टिक एसिड बनता है, जिस वजह से मसल साइज लेती है और थोड़ा बहुत पेन भी आता है, फटीग आती है, थकावट आती है, लैक्टिक एसिड की वजह से। अभी मैं फर्मेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डीलिंग कर रहा हूँ। तो जब लैक होगा तब लैक्टिक एसिड बनेगा, जब एब्सेंस होगी ए से अल्कोहलिक बनेगा। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। अच्छा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे मिथानोबैक्टीरियम हो गया, या यीस्ट जिसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में खमीर कहते हैं, दही बनाने के काम में आता है। दही हो गया, शराब हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें जो है बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। बेकर यीस्ट या ब्रेवर्स यीस्ट। ब्रेवर यीस्ट शराब बनाने के काम में आता है, बेकर यीस्ट ब्रेड और बिस्कुट्स बनाने के काम में आता है। तो इस दौरान रिएक्शन क्या चलेगी, ये मैंने कल आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है। C6H12O6 तोड़ा जाएगा 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के अंदर, और आप जानते हैं एक पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। ये जो रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म में चल जाती है और ये हमेशा चलेगी, चाहे प्रोसेस एरोबिक है चाहे प्रोसेस एनारोबिक है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के जरूर बनेंगे। उसके बाद चेक किया जाएगा ऑक्सीजन है या नहीं है या कम है। अब सपोज ऑक्सीजन थी तो मैं पायरुवेट को कहाँ ले गया एरोबिक के केस में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन इस केस में जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता ही नहीं है, वो साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा डिग्रेड हो जाता है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। किसमें? अल्कोहल। अब सिंपल सी चीज देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। क्या? जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन में टूटा। नो डाउट 2 मॉलिक्यूल थे, एक बार के लिए मैं एक ही लेके चल रहा हूँ। तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इससे C2H5OH बन गया। सेकेंड स्टेप के अंदर 3 कार्बन से 2 कार्बन बन गया, तो 1 कार्बन कम हुआ। वो कहाँ पड़ा है? साथ में CO2 लिखा है, ये पड़ा। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में CO2 बनती है, इसी वजह से शराब के अंदर, बियर के अंदर बबल्स होते हैं, बिस्कुट पफी हो जाते हैं, पनीर पफी हो जाता है, ब्रेड पफी हो जाते हैं। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के लीव करने की वजह से बने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 पायरुवेट थे तो मैंने 2 अल्कोहल बना दिए और 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दिए। 2 2 4 हो गया और 2 कार्बन यहाँ रहे 6, यहाँ पे 6 कार्बन दोबारा बैलेंस आउट हो गए।
अब आता है केस किसका, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है ये तो हमें पता है साइटोप्लाज्म में हो ही जाएगी, ऑक्सीजन कम या नहीं है तो ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से, लैब कहते हैं इन्हें, LAB, लैब की वजह से ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। पीछे वाले केस में नाम था इथेनॉल, शराब होती है ये इथेनॉल, शराब के अंदर 40 से 45% तक इथेनॉल होता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये रहा CH3CHOH, इसमें कार्बन ये रहा, कार्बन ये रहा और कार्बन ये रहा। तो 3 कार्बन कंपाउंड से ये पायरूवेट भी 3 कार्बन था और यहाँ पे भी एक लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, तो CO2 नहीं बनेगा, नो CO2। अल्कोहलिक वाले केस में आप CO2 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे तो 3 कार्बन ऊपर थे 3 कार्बन नीचे हैं, या मैं कहूँ यहाँ पे 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6, एक पायरूवेट में 3 कार्बन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल यानी 6 फिर से बैलेंस आउट हो गया, तो CO2 बनने के चांसेस नहीं है इस केस में। ओके, तो ये था एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस, इसकी हमने डिटेल स्टडी कर ली है। अब उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट आपके CBSE बोर्ड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट आर फीचर्स ऑफ गुड रेस्पिरेटरी सरफेस। एक अच्छे रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या क्या फीचर होने चाहिए जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़ी आसानी से हो जाए। ये जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ अलग से, ये इम्पॉर्टेंट है कारण आपके CBSE बोर्ड के क्लास +1 के एग्जाम्स, आपके स्कूल एग्जाम्स के दौरान ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड रेस्पिरेटरी सरफेस। पहला, ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेनस होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, जैसे आपकी बॉडी में लंग्स के अंदर एल्वलाई होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एल्वलाई का मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए, या कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो थिन होना चाहिए। थिन होगा तो उसमें से गैसेस का पैसेज इजी हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरा, वहाँ पे ब्लड की अच्छी खासी सप्लाई आनी चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पे गैसेस तो जा रही हैं लेकिन ब्लड नहीं आ रहा है, तो आप अपने गैसेस को ब्लड में लोड कैसे कर पाएंगे। अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होना, जैसे हमारे केस में पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन ये काम कर रहे होते हैं, तो अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होने का बेनिफिट क्या रहेगा, उसे ब्लड पे एफिशिएंट गैसेस का लोडिंग और अनलोडिंग हो जाएगा। थर्ड, द एरिया और काउंट शुड बी लार्ज। अगर गिल्स हैं तो गिल्स में सरफेस ज़्यादा हो जाना चाहिए, अगर लंग्स हैं तो एल्वलाई का खुद का तो सरफेस एरिया मॉडरेट सा होता है, लेकिन एल्वलाई का टोटल काउंट मिलियंस में होता है आपके लंग्स के अंदर। इतने हाई काउंट में एल्वलाई होने की वजह से ही, और कोई स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जो मिलियंस के अंदर चली जाती है लंग्स के अंदर, तो एल्वलाई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका काउंट बहुत हाई है, हर एल्वलाई में थोड़ी थोड़ी गैस भी गई तो एक एफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, परमिएबल टू गैसेस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये नहीं कि सरफेस वैक्सी सा और उसमें से गैसेस ट्रैवल ही ना करें, इर्रिस्पेक्टिव कि वो थिक है या थिन है। अगर वो मेम्ब्रेन या एल्वलाई की मेम्ब्रेन गैसेस को अलाउ ही ना करे पैसेज के लिए, तो गैसियस एक्सचेंज कैसा हो पाएगा। तो इसी वजह से एक गुड रेस्पिरेटरी सरफेस का जो सरफेस है या हम कहें उसकी जो मेम्ब्रेन है, दैट शुड बी परमिएबल टू गैसेस। लास्ट टॉपिक या लास्ट पॉइंट इसके अंदर जो आ रहा है, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आपका ये जो गुड रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये कैसे ना कैसे सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के टच में होना चाहिए। जैसे कि अब लंग्स हैं या एल्वलाई हैं, इन्होंने बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खींचनी है, तो लंग्स के थ्रू 2 पाइप्स निकलती हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, आगे जाके एक सिंगल बेंड पाइप बन जाती है, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके नेजल कैविटी में लीड करता है और नेजल कैविटी सीधा आपकी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स। तो इनडायरेक्ट वे से लंग्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। गिल्स वगैरह के केस में तो वैसे ही पानी जो है सीधा गिल्स के कांटेक्ट में आ जाता है। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है कैसे ना कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होना चाहिए ताकि गैसेस का एक्सचेंज एफिशिएंट हो पाए। तो ये थे फीचर्स ऑफ गुड रेस्पिरेटरी सरफेस और ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपके एग्जाम के लिए, इन्हें थोड़ा ढंग से कवर अप कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। आज हम क्या काम करेंगे, आज हम अप टू बकोफेरेंजियल कैविटी इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी लोकेशन क्या है। आपके डायाफ्राम ने हमने देखा था कि आपका जो डायाफ्राम है आपकी पूरी बॉडी कैविटी को 2 हिस्सों में बांट देता है। डायाफ्राम के ऊपर वाले हिस्से को थोरेसिक पार्ट कहते हैं और नीचे वाले को एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं। मैं ज़रा डायग्रामेटिकली ये चीज़ बना देता हूँ। ये आपकी बॉडी कैविटी रही, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, अपर पार्ट थोरेसिक होता है और नीचे वाला एब्डोमिनल होता है। तो थोरेसिक के अपर पोर्शन के अंदर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लोकेटेड इन अपर थोरेसिक पार्ट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर रीजन्स। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो चीज जो कि गैसेस को बाहर से एल्वलाई तक लेके आती हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस तक लेके आते हैं। दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि एल्वलाई हो गया, तो एक तो वो हुआ जो गैसेस के कंडक्शन में हेल्प करेगा, यानी बाहर से अंदर तक लाने का। मतलब अगर किसी इंसान ने आपके घर तक पहुंचना है तो उसे गलियों में से होके गुजरना पड़ेगा। जो गलियां होंगी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपका घर जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू गैसेस मूव करती हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या होती है, इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ट्रैक्ट यानी अब सपोज आपने कोई काम करना, आप गलियों में बैठ के नहीं करेंगे, उसके लिए आपको घर में जाना ज़रूरी हो जाता है। सपोज आपने स्टडी करनी है, खाना खाना है, तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटी से बाहर हो जाती हैं। अगर आप मान ही ये बैठे हैं कि नहीं मैं तो गली में भी बैठ के खा सकता हूँ, तो कौन माइकल लाल आपको मना सकता है। तो सिंपल भाषा में बात करते हैं। पहले आ गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या है, दे प्रोवाइड पैसेज टू फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड टू लंग्स। बाहर से एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को लंग्स में लेके जाते हैं और फाउल एयर को लंग्स से उठा के एटमॉस्फेयर में वापस दे देते हैं। इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है। देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल इन दिस एरिया। मतलब अगर आप कहें ट्रैकिया में से गैसेस निकल के ब्लड में जा रही होंगी, नेजल कैविटी में से गैसेस अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ट्रैक्ट वाला एरिया होता है एल्वलाई से पहले, वहाँ पे सिर्फ गैसेस आ जा रही होती हैं, लेकिन वहाँ पे ब्लड के साथ कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें यानी एल्वलाई की, वहाँ पे मेम्ब्रेन में खासियतें होती हैं, अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया। उन खासियतों की वजह से ही गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ओके, अब आगे आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है पहले उसे एनालाइज कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, हमने कल भी डिस्कस किए थे। सबसे पहले है एक्सटर्नल नेरीज। ये आपके अपर लिप के ऊपर जो 2 पोर्स हैं जिनके थ्रू गैसेस अंदर जाती हैं आपके नाक के अंदर, दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेरीज। अंदर जो कैनाल जा रही होती है उन्हें नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। पीछे हमारे पास नेजल कैविटी होता है। ओके, इट इज प्रेजेंट अबव द अपर लिप। These are paired opening that opens into the nasal cavity. The 2 nasal cavity 2 होती हैं which are separated by a thin vertical partitioning that is called as nasal septum. अपने ज़रा नाक को टच करके देखिए, आपको साफ पता चलेगा कि एक nasal septum है जो 2 nostrils को एक दूसरे से अलग कर रहा है और 2 nasal cavity को भी even deep in जाके ये 2 nasal cavities को भी अलग कर रहा है। आगे nasal cavity के बारे में देखते हैं। पहली बात, ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कहेंगे हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया, अभी आगे आएगा जब हम ह्यूमन टिश्यूज़ का चैप्टर करेंगे। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, इसका मतलब क्या है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जनरली जो एपिथेलियम होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है जो मल्टी लेयर हो। स्यूडो का मतलब फॉल्स। दिखने में ये ऐसा लगेगा आपको जैसे कि मल्टी लेयर है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल लेयर होता है। ओके, तो ऐसे अपीयर हो रहा है मल्टी लेयर, लेकिन है ये सिंगल लेयर, इसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। और सरफेस पे सिलिया लगे हों तो उसे सिलिएटेड बोला जाएगा। यहाँ पे काम क्या चलता है, यहाँ पे हेयर और सिलिया की वजह से एयर फिल्टर हो जाएगी। यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, इससे एयर में मॉइस्चर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क आता है कॉन्का नाम की स्ट्रक्चर के अंदर। उसकी डिटेल अब एक्सक्लूड हो चुकी है तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क आता है जिसकी वजह से एयर का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। एयर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाता है। यही रीज़न होता है कि हमें ये रिकमेंडेड होता है
कि आप सांस लेते हैं तो मुंह से सांस मत लीजिए, नाक से सांस लीजिए। क्योंकि मान के चलिए जनवरी का टाइम है, बाहर टेम्परेचर है 4 to 5 डिग्री सेल्सियस, आप सीधा मुंह से सांस लेंगे तो वो 4 से 5 डिग्री वाली जो एयर है डायरेक्टली आपके लंग्स तक जाएगी। इससे लंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। जब आप नाक के थ्रू सांस लेते हैं तो नेज़ल कैविटी में जो कॉन्का होते हैं वो एयर का टेम्परेचर रेगुलेट करके बॉडी के अकॉर्डिंग 37 पे ला देते हैं। उसके बाद में वो एयर 37 वाली लंग्स में जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है ये कॉन्कास करते हैं, जहाँ पे रिच ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है बकोफेरेंजियल कैविटी। मैं ज़रा आपको चेकआउट करा देता हूँ ये क्या है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नेज़ल कैविटी, यहाँ पे कॉन्कास वगैरह है। ऑल्फैक्टरी रीजन है, ऑल्फैक्टरी रीजन का काम क्या होगा, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, मैं साथ में ऐड ही कर देता हूँ ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन का काम क्या है, ये सेंस ऑफ स्मेल देता है। आप कहेंगे कि हमें ऑल्फैक्टरी की डिटेल करनी है, हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, उसमें मैं आपको आई और एयर और नोज की कंप्लीट ऑल्फैक्टरी लोब्स की कंप्लीट स्ट्रक्चर कराऊंगा डिटेल के अंदर। अभी मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा हूँ। तो नेज़ल कैविटी है, यहाँ पे कॉन्का होंगे, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रीजन है, यहाँ पे हार्ड पैलेट रहा, ये रहा हार्ड पैलेट, पीछे सॉफ्ट पैलेट है थोड़ा सा, आगे हार्ड पैलेट और नीचे है आपकी बकल कैविटी। आप समझ गए होंगे नेज़ल कैविटी और बकल कैविटी को अलग करने के लिए पैलेट आ रहा है, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ा था। नेज़ल कैविटी के पीछे का एरिया दैट इज नेज़ोफैरिंक्स, नेज़ोफैरिंक्स। बकल कैविटी यानी ओरल के पीछे जो होता है दैट इज ऑरोफैरिंक्स। ओके, यहाँ पे नेज़ोफैरिंक्स के अंदर इंटरनल नेरीज नाम की ओपनिंग होती हैं 2, जहाँ से एयर फैरिंक्स रीजन के अंदर आती है। नीचे एक और फैरिंक्स आता है दैट इज लैरेंजोफैरिंक्स, यहाँ पे आगे 2 ओपनिंग्स आती हैं। एक ओपनिंग का नाम होता है ग्लॉटिस और एक ओपनिंग का नाम होता है गलट। ये जो गलट है ये आगे लीड करती है फूड पाइप को, और जो ग्लॉटिस है ये आगे लीड करती है आपकी विंड पाइप को। ओके, ये पार्टीशनिंग कुछ इस तरीके से चलती है। बकोफेरेंजियल कैविटी का नाम क्या है, जिसमें बकल रीजन और फेरेंजियल रीजन इन दोनों को स्टडी किया जा रहा है। बकल कैविटी प्लस फेरेंजियल कैविटी। इसका इंटीरियर पार्ट यानी आगे का हिस्सा बकल कैविटी होता है और पीछे का हिस्सा फेरेंजियल कैविटी होता है। बाकी डिटेल मैंने आपको डायग्रामेटिकली बता दी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, उसके बाद में हम ट्रैकिया, लैरिंग्स अगले वीडियो लेक्चर में उन सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे। आज की लेक्चर में फिलहाल इतना ही था। नोट्स सर आपने रेडी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।